नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं वॉर अपडेट विद अमित कुमार पालित। मिडिल ईस्ट में जो जंग अभी रुकी हुई है फिलहाल, उसमें एक नया ट्विस्ट आने जा रहा है। अमेरिका ने बताया है कि ईरान के लिए द डी डे आने जा रहा है। अब द डी डे क्या है? शायद एक ऐसा दिन जिस दिन ये ईरान तबाह हो जाएगा। लेकिन ऐसा क्या होगा कि ईरान तबाह हो जाएगा? क्या कोई परमाणु बम दागने जा रहा है जो ईरान पूरी तरह से तबाह हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल ये प्लान हुआ है अमेरिका की ओर से कि अब परमाणु बम नहीं, अब वहां पर ई बॉम्ब डाले जाएंगे। अब ई बॉम्ब क्या है? ई का मतलब है इकोनॉमिकल बॉम्बार्डमेंट्स होंगे। ईरान की इकोनॉमी को तबाह कर दिया जाएगा। अब ये प्लानिंग हो रही है, लेकिन ये कैसे होगा? ये सोचने वाली बात है कि आखिरकार अमेरिका इसको कैसे करेगा। अमेरिका के पास क्या ताकत है? देखिए, दुनिया के सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका के पास डॉलर या इकोनॉमी की ताकत तो है, फौज के साथ साथ, और वो इकोनॉमी को रोकने के लिए दुनिया के ऊपर टैरिफ लगा देता है। आपने देखा था पिछले दिनों में किस तरह से टैरिफ लगाए गए थे, भारत के ऊपर भी लगाए गए थे। लेकिन कहीं पर ये टैरिफ काम करते हैं, कहीं पर काम नहीं करते हैं। अब ईरान को लेकर पहले ही बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए हैं। उसी तरह से अब एक और नया यहाँ पर सैंक्शन लगाने की बात हो रही है। लेकिन ये सैंक्शंस क्या होंगे? किस तरह से ईरान की इकोनॉमी को डेंट किया जाएगा? अब ईरान के पास ऐसा क्या है जिससे वो पैसे कमाता है? तेल ही उसका सबसे बड़ा हथियार है अपने पैसे कमाने के लिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो तेल ईरान बेचता है, ज्यादातर देशों को अब बेचना बंद हो चुका है, क्योंकि अमेरिका ने कहा है कि वो सैंक्शंस लगा देगा, जिसकी वजह से भारत ने भी तेल खरीदना बंद कर दिया था ईरान से। अब यही बात अमेरिका की ओर से कहा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अब हम ऐसे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएंगे कि जो अभी तेल बेचता भी है वो भी नहीं बेच पाएगा, और अगर तेल नहीं बेचेगा तो उसकी कमाई कैसे होगी? ईरान कहां से पैसा आएगा? तो ईरान के ऊपर जो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने की बात ये होगी कि जो भी मुल्क ईरान से खरीदे गए तेल का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो किसी भी सोर्स से उन तक पहुंच रहे हो, उनके ऊपर टैरिफ लगा दिया जाएगा। अब सोचिए कि ईरान से जो तेल निकला, कच्चा तेल, वो जाएगा, वो रिफाइन होगा, रिफाइन होने के बाद दूसरी जगह पहुंचेगा। अब उससे जितने भी जुड़े हुए लोग होंगे, चाहे उसको धोने वाले जो शिपिंग कंपनीज हैं, चाहे वो रिफाइनरीज हैं, उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएंगे। वो कोई दूसरा कारोबार नहीं कर पाएंगे। तो यही एक रास्ता हो सकता है जिसके जरिए ईरान के ऊपर ये इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए जाएंगे। इसके अलावा अपने दूसरा भी कुछ भी सामान अगर बेचता है, हथियार बेच रहा है या कुछ भी बेच रहा है, तो उनके ऊपर भी क्या लगाया जाएगा? सैंक्शंस लगाया जाएगा। तो ये अमेरिका की सोच है कि हम सैंक्शंस लगा के ईरान को तबाह कर देंगे। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या वाकई में ईरान ये कर पाएगा, तबाह कर पाएगा? क्योंकि कोशिश तो पहले भी हुई ना, लेकिन ईरान को तबाह कैसे किया? कर पाए? नहीं कर पाए। सैंक्शंस तो पहले भी लगे हुए थे। ईरान ने उसके बावजूद मिसाइल्स बना लिए, ड्रोन्स बना लिए, और पिछले 171 दिन हो चुके हैं। 171 दिन के बाद भी आज तक अमेरिका ईरान को झुका नहीं पाया है। और पूरा का पूरा जो मिडिल ईस्ट है अभी भी त्राही त्राही करता है ईरान के डर से कि कहीं फिर से मिसाइल ना दाग दें, कहीं ड्रोन्स ना दाग दें। और इसी का आप सोचिए किसी का असर है ना कि सऊदी को पाकिस्तान और टर्की के साथ समझौता करना पड़ा, एक ऐसा गुट बनाना पड़ा जिसके जरिए वो खुद को बचाना चाह रहा है, ना सिर्फ ईरान से बल्कि ईरान के प्रॉक्सीज से भी, हुतीज से भी लड़ने में सक्षम नहीं है सऊदी अरेबिया के लिए। तो ये तो हालात हैं। अब उस ईरान को अब इकोनॉमिक बॉम्ब के जरिए तबाह करने की सोच रहा है अमेरिका। कितनी सफलता मिलेगी उस पर एक सवाल या निशान लगा है। क्यों लगा है? क्या चीन की मदद से जीत रहा है ईरान? कि अभी तक जो ईरान की जीत हुई है उसके पीछे चीन का एक बहुत बड़ा हाथ है। अब इकोनॉमिक बॉम्ब या इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएंगे तब तक वो असरदार नहीं हो सकता जब तक कि चीन अमेरिका के साथ आकर खड़ा ना हो जाए, क्योंकि ईरान का 90% तेल चीन खरीदता है, और चीन जो तेल खरीदता है 90% तेल उसको बहुत सस्ते दाम पे मिलता है। और चीन के जो रिफाइनरीज हैं जो इस तेल को साफ करते हैं, उनके ऊपर भी अमेरिका की ओर से लगाया गया सैंक्शन। लेकिन चीन की सरकार ने क्या बोला? कोई जरूरत नहीं डरने की, जो आप तेल लेकर आ रहे हो ईरान से उसको साफ करो, पेट्रोल डीजल बनाओ, बेचो। तो चीन को कुछ फर्क नहीं पड़ता।
दूसरी तरफ है कि क्या अमेरिका चीन के ऊपर दबाव डाल सकता है। देखिए, टैरिफ लगाने की तो बहुत कोशिश हुआ क्या कि चीन ने सप्लाई बंद कर दी रेयर अर्थ मटेरियल्स की, क्योंकि दुनिया में 90% जो सप्लाई हो रही है रेयर अर्थ मटेरियल्स की, वो चीन के जरिए हो रही है। जो चीन ने अपने हाथ में एकदम बोलते हैं दुखती रख पकड़ रखी है दुनिया की। अब ऐसे में जब शी जिनपिंग दौरा करने जा रहे हैं, उनका बहुत जल्द दौरा होने वाला है अमेरिका का, तो ऐसे में क्या डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे कि चीन को वो दबाव में लाए या चीन के ऊपर कोई टैरिफ लगा दे? मुश्किल है, ये करना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात है, जिस तरह से चीन को भी पता है कि इस वक्त अमेरिका के अंदर जो विपक्ष है, साथी जो लोग हैं, वो इस युद्ध के हक में नहीं है, इस युद्ध के खिलाफ आ चुके हैं। तो एक जो मूड बना हुआ है अमेरिका में, वो भी इस वक्त इस वॉर के खिलाफ बना हुआ है। तो इसी वजह से जो चीन है, यहाँ पर एक तरह से दबाव ज्यादा अमेरिका की मौजूदा सरकार के ऊपर रखेगा। अब चीन के ऊपर दबाव कैसे डालेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप को सोचना है। वो टैरिफ कैसे लगाएंगे, किस तरह से उनको अपने पाले में लेकर आएंगे, ऐसा क्या दे देंगे जिससे वो ईरान को छोड़ के अमेरिका के साथ आ जाए। देखिए, चीन का ईरान को छोड़ना बहुत मुश्किल है। 25 साल का दोनों देशों के बीच एक पैक्ट किया गया है, जिसके तहत ईरान और चीन के बीच में, चाहे वो इकोनॉमी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डिफेंस हो, हर एक क्षेत्र में समझौता हुआ है। और ईरान ने बहुत ज़्यादा अपने को डिपेंडेंट कर लिया चीन के ऊपर, और साथ ही चीन ने बहुत पैसा डाल दिया ईरान के ऊपर। वहाँ पर जो सड़कें बन रही है, एयरपोर्ट बने हैं, चाहे वो मेट्रो बना हो, सब कुछ जो ज़्यादा वहाँ पर आपने डेवलपमेंट देखी, सब चीन का पैसा लगा हुआ है। और चीन ने वहाँ पर तो ACZ तक तैयार करके रखा हुआ है। तो ऐसे में बात होती है, किस आइलैंड, एक छोटा सा एक आइलैंड है जो ईरान के मुख्य तट से एकदम करीब में है। अब जो किस आइलैंड है, ये बताया जाता है कि एक तरह से चीन को दे दिया गया है, बोलते हैं जमीन बेच दे दिया उसको। अब वहां पर चीन ने एक आधुनिक शहर तैयार किया है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, एक एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है, रिजॉर्ट्स बनाए गए हैं वहाँ पर, इंटरनेशनल रिजॉर्ट। वहाँ पर चीनी लोग बड़ी तादाद में रहते हैं वहाँ पर। तो देखने में वो जो जगह है, ये जो किस आइलैंड है, ऐसा लगता है कि शायद ये कोई चीन का शहर है। इतना आधुनिक शहर तैयार किया है और इतना पैसा जब लगाया है चीन ने, तो चीन क्यों मानेगा अमेरिका की बात और ईरान को छोड़ देगा। और दूसरी बात है कि तेल, भाई चीन को अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए तेल चाहिए, और उसको इतना सस्ता तेल दुनिया में कहीं से मिल नहीं सकता। जो उसका एक था सोर्स वेनेजुएला, उसको तो अमेरिका ने अपने कब्जे में ले लिया है। अब दूसरा सोर्स है ईरान, और यही वजह है कि ईरान के ऊपर जो हमला भी हुआ, इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि चीन को किस तरह से आपको चेक करना है। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को रोकने की वजह भी ये थी। एक तरह से ईरान ने रोक रखा, दूसरी तरफ से अमेरिका ने रोक रखा है कि हम तेल की आवाजाही को कम से कम रखेंगे, और इसका दबाव चीन पे पड़ता है। तो अब बात आती है कि चीन की जो मदद मिल रही है ईरान को, जिसके चलते चाहे उसके टेक्नोलॉजी, उसके सैटेलाइट हो, उसको जो इंटेल मिल रहे हैं, उसके तमाम जो मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, वो सब के सब बाइड्यू जो GPS है, वो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है चीन का, उसी का इस्तेमाल करके वो लगातार आसपास के जो भी इलाके हैं, चाहे वो इजराइल हो, चाहे अमेरिका के बेसिस हो, सब पे हमला करते हैं और सटीक हमला करते हैं। तो जो सपोर्ट इस वक्त मिला हुआ है, और कहा तो ये भी जा रहा है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है इस वक्त ईरान के अंदर, वो भी बाया पाकिस्तान पहुंचाए गए हैं ईरान को चीन ने। और हो सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है, वो इधर है कि उधर है, किसी को नहीं पता है। और ये पता होना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसको जहाँ से जो मिलता है उस तरफ वो चला जाता है। क्योंकि पाकिस्तान तो ठेके पे है ना, उसको आप पैसा दो, आपके लिए काम करेगा। तो ईरान में जो लगातार ये ईरान को जो ताकत मिली है, ईरान जो जीत रहा है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह चीन है। और अगर चीन इस वक्त अमेरिका के साथ नहीं आ जाता है, तो फिर कोई भी इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दो, अमेरिका ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ईरान का कुछ बिगाड़ना नामुमकिन है अगर चीन अमेरिका के साथ नहीं आता है। अब पाकिस्तान की बात की तो मुनीर साहब भी अब पहुंच रहे हैं तेहरान में बातचीत करने के लिए। लेकिन सवाल उठता है कि इस वक्त क्यों पहुंच रहे हैं, ऐसा इस वक्त क्या हो गया है। अब इसके पीछे अमेरिका का दबाव है। अगर आपको याद हो, पिछले 1-2 दिन पहले हमने जो वीडियो बनाया तो उस पर हमने क्या कहा था कि सर्जियो गौर भारत में अमेरिका के राजदूत श्रीनगर गए, कश्मीर घूमे और कहा कि
श्रीनगर यानी कश्मीर भारत का इंपॉर्टेंट हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। देखिए शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए महत्वपूर्ण हिस्सा, ये नहीं बोला कि अभिन्न अंग है। हम तो हमेशा कहते हैं ना कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, उन्होंने कहा कि इंपॉर्टेंट, उन्होंने अभिन्न शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उसकी वजह है कि क्योंकि यूएस कांग्रेस के अगर आप देखेंगे उनके जो कागजात हैं उसमें वो पीओके को जो हिस्सा है वो भारत और साथ ही साथ किसी का मानते नहीं हैं। अब बात आती है कि जो बयान दिया था जिसके बाद पाकिस्तान की नींद खुली, पाकिस्तान ने एक समन भेजा और साथ ही अमेरिकी अधिकारी को बुलाया गया, उनके सामने दर्ज करवाया गया ये कि आप आपत्ति दर्ज कराई गई कि कैसे हो सकता है कि भारत के जो अमेरिकी राजदूत है कश्मीर में जाके ऐसा बयान दे सकते हैं। ये जैसा उस दिन मैंने वीडियो में बताया था कि ये अमेरिका की आदत है। अमेरिका क्या करता है, कई बार ना खेलता है प्रेशर टैक्टिक्स से। अगर कश्मीर में जाके जो सर्जियो गोर हैं अगर ये कहते हैं कि कश्मीर इंपॉर्टेंट हिस्सा है भारत का, तो पाकिस्तान को मिर्ची लगेगी तो पाकिस्तान बात करेगा, और पाकिस्तान जब बात करेगा अमेरिका से तो अमेरिका क्या बोलेगा, तुमको हमने अगर ठेका दिया था कि भाई ईरान से अब ये शर्तें मनवा दो, मनवाए कि नहीं मनवाई, नहीं मनवा पाया। आपको लगता है कि मुनीर है वो मनवा लेंगे पाकिस्तान की बातों को, अमेरिका की बातों को ईरान से? अब सोचिए कि इतने दिनों तक तो वहाँ की जो रजीम है ईरान की वो झुकने को तैयार नहीं हुई है अमेरिका के सामने, इतनी तबाही होगी उसके बाद भी तैयार नहीं हुई है। तो पाकिस्तान ने जो दावा किया था अमेरिका के सामने, जी हाँ जी हम करवा देंगे, हम आपस में बातचीत करवा देंगे, हम शर्तें मनवा देंगे, आप हमें दे दीजिए ठेका। अब ठेका ले लिया है, अब ठेका लेके जा रहे हैं आसिम मुनीर तेहरान को समझाने के लिए। लेकिन आज भी लिख लीजिए, कुछ भी कर लें, मुनीर मौजूदा सत्ता से ईरान की एक शब्द नहीं मनवा सकते, क्योंकि वहां की जो मौजूदा सत्ता है इस वक्त और ज्यादा कठोर हो गई। अगर अमेरिका के जो वित्त मंत्री या डोनाल्ड ट्रंप अगर ये कहते हैं कि इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा के हम बर्बाद कर देंगे ईरान को, तो दूसरी तरफ से मोहसिन रजाई हैं, सिक्योरिटी चीफ है ईरान के, उन्होंने कहा कि अगर वो ये कोशिश करते हैं तो हम उनको जवाब देना चाहते हैं कि वो भूल जाए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलेगा या अमेरिका की इतनी हिम्मत नहीं कि हमको बर्बाद कर दें। वो खुद बर्बाद हो जाएगा लेकिन हम बर्बाद नहीं होंगे। तो आसिम मुनीर को ये भागना पड़ा। क्यों? एक तो है कि कश्मीर को लेकर जो प्रेशर एक क्रिएट कर दिया गया है पाकिस्तान के ऊपर, अमेरिका ने कर दिया है। दूसरी तरफ है कि उसने जो वादा किया था कि भाई हम सारी शर्तें मनवा देंगे, न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर लेगा ईरान और आपके साथ समझौता कर लेगा और अमेरिका के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू कर देगा। तो ये जो सारी बातें कही थी वो मुनीर नहीं मनवा पाए। अब मुनीर को फिर से डांट लगी है और उनको समझ में आ गया है कि दबाव है, और दबाव के बाद वो पहुंच गए हैं तेहरान, लेकिन तेहरान में ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन इस बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर इंटरेस्टिंग बात ये आई कि इसको डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया 23 तारीख को। ट्वीट करके उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ये अमेरिकन टेरिटरी है, यानी कि ये अमेरिका का हिस्सा हो गया है। अब जैसे ही ये ट्वीट किया गया तो दूसरी तरफ मोहसिन रजाई जो चीफ सिक्योरिटी एडवाइज़र भी हैं और आप कह सकते हैं कि सिक्योरिटी चीफ है इस वक्त ईरान के, उन्होंने कहा कि ये ईरान का हिस्सा है और ईरान का हिस्सा रहेगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया के लिए बंद हो चुका है, अब अमेरिका इसको खुलवा नहीं सकता। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर दरअसल 3 रास्ते हैं। तो एक रास्ता जो युद्ध से पहले चल रहा था, उसके बाद ईरान ने एक रास्ता दिया यहाँ से, लेकिन एक तीसरा रास्ता भी यहाँ पर खुला है जो ओमान से बिल्कुल करीब से निकलता है, जो तीसरा रास्ता है। तो ये हो गया आपका 1, 2 और ये 3 जो रास्ते हैं यहाँ पर खुले हैं। अब तीनों रास्तों की अगर बात करते हैं तो ये जो तीसरा रास्ता जो ओमान के पास से खुला है, इस रास्ते से लगातार जहाज़ों की आवाजाही हो रही है, क्योंकि अमेरिका ने पिछले दिनों जब कश्म आइलैंड हो, उसके बाद सिरिक आइलैंड हो और उसके साथ ही ये जो पूरा का पूरा इलाका आप देख रहे हैं, ये बंदर अब्बास यहाँ पर है, बंदर अब्बास हो, ये सारे इलाके में बहुत बॉम्बिंग्स की थी और यहाँ पर मौजूद सारे रडार्स को उन्होंने उड़ा दिया था। चाइनीज़ रडार्स थे, साथ ही साथ जो ड्रोन कंट्रोल सेंटर्स थे उनको, कमांड सेंटर्स को उड़ा दिया गया था। और उसका फ़ायदा ये मिला है कि एक बड़े हिस्से में जो ओमान के करीब से निकलता है, ये जो इलाका है काफ़ी सेफ हो गया है।
और अमेरिका की निगरानी के चलते यहाँ से बहुत सारे टैंकर्स निकलने लगे हैं। अब एक आंकड़ा जो आपको मैं बताऊं तो पिछले हफ्ते बताया जा रहा है करीब 200 टैंकर्स यहाँ से निकले हैं। 200 टैंकर्स पिछले हफ्ते यहाँ से निकले हैं और उससे पहले हफ्ते में यहाँ से करीब 150 टैंकर्स निकले हैं, शिप्स निकले हैं, और उससे पहले हफ्ते में यहाँ पर 40। तो पिछले 3 हफ्तों में लगा लीजिए यहाँ पर हिसाब करीब 390 टैंकर्स इस इलाके से निकलने में कामयाब रहे हैं। अब निकलने के लिए एक है अमेरिका यहाँ पर सपोर्ट देता है सिक्योरिटी की, दूसरा यहाँ पर रात के वक्त निकलते हैं, और तीसरा ये है कि डार्क यानी कि सारे सिग्नल्स ऑफ कर दिए जाते हैं जिससे कि रडार पर ना आए और यहाँ से तेलों की आवाजाही हो रही है। हालांकि सिर्फ और सिर्फ ईरान की ओर से इराक के कुछ जहाज़ों को यहाँ से जाने की इजाज़त दी गई है, या फिर उसने जो चीन के लिए यहाँ से जाने की इजाज़त दी है। बहरहाल यहाँ पर इस वक्त जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो तैनात हो चुका है, जो जापान से यहाँ पर आया है, और अब्राहम लिंकन यहाँ से निकल चुका है। तो अमेरिका यहाँ पर ठहरने वाला है। तो यहाँ से जो लगातार आवाजाही हो रही है टैंकर्स की, ये एक ईरान के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि जो उसका जो दबदबा था वो कमजोर तो हुआ, लेकिन ईरान अभी भी टस से मस होने को तैयार नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जहां पर मसूद पेजिशकियन ये कहते हैं कि इतने लंबे वक्त तक हम युद्ध नहीं करना चाहते हैं, दूसरी तरफ मोहसिन रिज़ाई जो चीफ है, सिक्योरिटी चीफ है इस वक्त IRGC के ईरान के, उनका ये कहना है कि, और बाकी जो कट्टरपंथी हैं वो भी ये मानते हैं कि हम फिलहाल झुकने को तैयार नहीं होंगे, अमेरिका के सामने हम झुकेंगे नहीं, हम लड़ाई करना पसंद करेंगे। अब इस बीच ओमान के भी विदेश मंत्री तेहरान जा रहे हैं कल। असीम मुनीर पहले वहां पर पहुंच चुके हैं। क्या एक बार फिर से कोई रास्ता निकालने की कोशिश होगी? देखिए, ओमान की कोशिश होगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने की, जो उसका सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, और बाकी मिडिल ईस्ट के देशों का है और गल्फ के देशों का मुद्दा है। दूसरी तरफ मुनीर का मुद्दा है अलग, क्योंकि मुनीर के ऊपर अब एक कहीं ना कहीं दबाव आया है कश्मीर को लेकर, जिस तरह से अमेरिका ने एक रुख दिखाया है। तो ऐसे में अब मुनीर कोशिश करेंगे, लेकिन होगा वही जो वहाँ की सत्ता चाहेगी, ईरान की सत्ता, यानी कि इस्लामिक रजीम जो वहाँ पर है वो किसी लिहाज से न्यूक्लियर प्रोग्राम पीछे छोड़ने को तैयार नहीं है। सिविलियन सत्ता भले ही वहाँ से हट जाए, लेकिन वहाँ की जो इस्लामिक सत्ता तो वो हटने वाली नहीं है, और ना ही उनकी बात कोई मानने जा रहा है। तो आने वाले वक्त में बस देखना है कि जो डी बॉम्ब का या डी डे का और ई बॉम्ब यानी इकोनॉमिक बॉम्ब को फोड़ने की बात हो रही है अमेरिका की ओर से, क्या उसके चलते ईरान को कोई नुकसान पहुंचता है? आपके कमेंट्स क्या है, जरूर लिखिएगा।